हाँ, बोलना किसी को कुछ। चलो, कल मैंने लीचिंग जो डिस्कस किया था बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने सिल्वर की एक्सट्रैक्शन की थी और गोल्ड की, और कुछ मैंने प्योरिफिकेशन का बताया था एमेल्गमेशन के थ्रू या फिर क्यूपिलेशन के थ्रू। है ना, क्यूपिलेशन और एमेल्गमेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं उसको। और उसमें प्रोसेस का नाम, जैसे जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को हम अ, जैसे ना हाइड्रोमेटलर्जी भी कह सकते हैं। हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होता है, वाटर के थ्रू मेटलर्जी करना, ठीक है। हाइड्रोमेटलर्जी मतलब क्या है, वाटर के थ्रू मेटलर्जी करना यूजिंग सम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने एग्जांपल तुम्हें, जैसे मैंने लिया एजी, एजी में डाला मैंने NaCN प्लस H2O प्लस O2, वाटर डाला था ना, H2O प्लस O2 तो मिला था NaAgCN2। रिएक्शन याद कर लेना, कल ऑफलाइन क्लास होगी तो मैं तुमसे सुनूंगा सारा पूरा चैप्टर ये। NaAgCN2 आएगा, NaAgCN2 में जिंक डालेंगे, जिंक डालेंगे तो Na2ZnCN4 आ जाएगा प्लस 2Ag। तो ये हाइड्रोमेटलर्जी है, जिसके अंदर हम और या फिर इम्प्योर सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर along with chemical reagent, followed by displacement of the metal with some more reactive metal। Ag लेस रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर दिया, ज्यादा रिएक्टिव मेटल आ गया। यही हाइड्रोमेटलर्जी, ये क्या है, हाइड्रोमेटलर्जी। है ना, ये क्या है, हाइड्रोमेटलर्जी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना चाहिए। हाइड्रोमेटलर्जी किस लिए कैरी आउट करते हैं, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, प्लेटिनम के लिए, या फिर हम कर सकते हैं कॉपर के लिए, या Hg के लिए। कॉपर के लिए फिर या Hg के लिए। जैसे एक पहला पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, पहला पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी बट नॉट जिंक। कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी, ये कॉपर है, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी बट नॉट जिंक। कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू, तो हमें हमने इसमें जिंक डाल दिया, कॉपर 2+ की सॉल्यूशन होगी, कोई ना कोई सॉल्ट होगी, उसके अंदर मैंने जिंक डाल दिया, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, Zn2+ आ जाएगा और कॉपर एक्सट्रैक्ट हो गया, कॉपर एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो हम कॉपर को इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन जिंक को अगर एक्सट्रैक्ट करना है, अगर जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या डालेंगे, मैग्नीशियम जैसे। अब मैग्नीशियम जो, इट विल प्रेफर टू रिएक्ट विद वाटर, मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, H2 गैस रिलीज कर देगा। समझ गए कि नहीं है। इसलिए कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हाइड्रोमेटलर्जी से, बट नॉट जिंक। जिंक को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये रिएक्शन नहीं है फिजिबल, बिकॉज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक वी हैव टू यूज मोर रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम विच विल प्रेफर टू रिएक्ट विद वाटर। हाइड्रोमेटलर्जी है ना, तो वाटर तो होगा, विच विल प्रेफर टू रिएक्ट विद वाटर, लिबरेटिंग H2 गैस। क्या क्लियर हुआ है ये। सर जो जिंक में है तो मतलब बस Mg के तरह के सारे एलिमेंट ये वाटर के साथ बना लेंगे। नहीं नहीं, मैग्नीशियम तो रिएक्ट ही पहले इससे करेगा ना, H2O के साथ। हम्म। हम्म। इसकी बहुत, इसकी फास्ट रिएक्शन होती है, हल्का सा गर्म पानी होगा तो रिएक्शन हो जाती है इसकी मैग्नीशियम के साथ। ये एस ब्लॉक में बताया हुआ है ना। यस, लेकिन हम कोई और नहीं ले सकते हैं मैग्नीशियम की जगह। हाँ, ले सकते हैं, थोड़ा इकोनॉमिकल प्रोसेस भी देखते हैं ना, जैसे अब मैं ऊपर जो बता रहा हूँ तुम्हें, क्या ये प्रोसेस फिजिबल, क्या इकोनॉमिकल है, फाइनेंशियली ये जो प्रोसेस है नहीं हो पाएगा। रीजन, क्योंकि कॉपर+2, कॉपर को तुम देखोगे तो 200-300 रुपए किलो आ जाता है, और जिंक जो है वो 800-1000 रुपए किलो के आसपास है। तो हम जो कम एक्सपेंसिव मेटल है उसको निकालने के लिए ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल थोड़ी यूज करेंगे। अच्छा, तो मतलब ये है कि मतलब कर तो सकते हैं लेकिन एक्सपेंसिव ज्यादा पड़ेगा। सही है। हाँ हाँ, जैसे गोल्ड को, सिल्वर को, प्लेटिनम को, ये तो काफी कॉस्टली है ना। हम्म। सिल्वर जो है, सिल्वर सबको पता है ज्वेलरी वगैरह में जो यूज होता है, ये 50,000 रुपए किलो के आसपास का है, सही ना। तो इसको निकालने के लिए मैं कम जो एक्सपेंसिव है, लेस कॉस्टली जो है, मैं जिंक यूज कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ। ओ, समझ। सही ना, तो ये वाली चीजें तो देखते हैं प्रैक्टिकली। वैसे फिजिबल है, लेकिन वो भी तो देखेंगे ना कि उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, कि वो इकोनॉमिकल है प्रोसेस की नहीं है। तो ये चीज रखना, अगर आता है तो ये लिखेंगे, दीज मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी। सही ना। ओके सर। तो ये चीज तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाइड्रोमेटलर्जी मैंने कल तुम्हें बताया था, ये जो दोनों प्रोसेस हुए हैं लीचिंग के अंडर, केमिकल सेपरेशन के अंडर, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस था ये हाइड्रोमेटलर्जी के अंदर आता है। वाटर के थ्रू मेटलर्जी करना, फिर फॉलोड बाय डिस्प्लेसमेंट विद सम मोर रिएक्टिव मेटल, बाय डिस्प्लेसमेंट विद सम
मोर रिएक्टिव मेटल, हाँ ये हो सकता है कि जैसे कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन करना है हाइड्रोमेटलर्जी से, हम ये ऐसा कर सकते हैं। लो ग्रेड कॉपर ओर्स जो होते हैं ना, लो ग्रेड कॉपर ओर्स, लो ग्रेड कॉपर ओर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर कॉपर का कंटेंट क्या होगा, कम होगा ना काफी। हम्म। लो ग्रेड कॉपर ओर्स हैं, उसके अंदर आयरन के स्क्रैप डाल देंगे, आयरन स्क्रैप डाल देंगे, आयरन तो ज्यादा एक्टिव होता है, तो वो धीरे धीरे करके कॉपर को निकालता रहेगा, सही ना। तो उधर हम यूज कर ओके, सकते हैं। वो बहुत स्लो तो होगा लेकिन कॉपर, प्रोसेस। हाँ प्रोसेस स्लो होगा थोड़ा सा, लो ग्रेड कॉपर हो रहा है ना, कॉपर का कंटेंट ही बहुत कम है, तो तुमने थोड़ा सा आयरन स्क्रैप डाल दिया उसके अंदर, आयरन इज मोर एक्टिव देन कॉपर, तो वो डिस्प्लेस करता रहेगा उसको, ओके सही सर। है। तो ये कल मैंने तुम्हें ये बता दिया था पूरा, है ना, कल ये पूरा हो चुका है हाइड्रोमेटलर्जी के अंदर, है ना, ये पूरा हो चुका है। मैं एक बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं जो फर्स्ट टाइम पे आंसर करेगा उसने पढ़ा है चैप्टर। कल तो मैं तुमसे पूछूंगा ही, मैं भी एक बार पूछ रहा हूँ, बस ये पता लग जाए किसने पढ़ा है। अगर एक्सेस गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के लिए, ध्यान ध्यान से सुना, गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के लिए अगर एक्सेस केसीएन है, तो क्या ये इम्प्योर गोल्ड से हम प्योर गोल्ड ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं। नहीं नहीं सर, नहीं। सर नहीं कर नहीं कर क्या सकते सकते। सर, नहीं कर एक बार सकते। हैंड से करना जिसको आंसर पता है, हैंड से करना जिसको आंसर पता है। ये कल मैंने बहुत छोटे में बताया था, जल्दी से बताया था मैंने ये, मेरे को बस ये चेक करना है कि किस किसने पढ़ा है, उसको आंसर पता होगा ये। दीपांशी, तान्या, गर्व, अर्शी, अर्जुन, सौम्या। अर्शी तुम बोलो आंसर जरा, आंसर क्या आएगा इसका। Sir, if एक्सेस, KCN is added in axis, then it forms हाँ, क्या फॉर्म करेगा। बोलो अर्शी। चलो चलो अर्शी तुम, अर्शी तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है, तुम्हें आता है, तुम्हें आधा आंसर बोल दिया था। और कौन, दीपांशी तुम बोलो, दीपांशी। अर्शी म्यूट कर लो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी। AUCNE. हाँ बोलो Yes, बोलो। sir. हाँ बोलो, तुम्हारी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। Sir, do I बोलो speak अर्शी। again? हाँ हाँ बोलो। If KCN is added in axis, then it forms AuCN4, and then in whole Q, whole 3, and then बिल्कुल सही, AU won't be retrieved. एग्जैक्ट आंसर है बिल्कुल। इफ केसीएन इज एडेड इन एक्सेस, देन ए कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स AuCN4 3 नेगेटिव इज फॉर्म। तो इससे दोबारा गोल्ड नहीं मिल पाता, इससे गोल्ड नहीं मिल पाता। तो बस ये रीजन था। ये 5-6 बच्चों को याद था आंसर इसका, लिखते रहो, देख के नहीं बोलना, बिल्कुल भी ध्यान रखना इसका, सही ना। तो ये आंसर सही है इसका। नेक्स्ट अभी जो हमें पढ़ना है आज, अभी हमने पढ़ लिया है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये सब कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन और ड्रेसिंग ये पढ़ लिया है, जिसमें मैंने 3 फिजिकल मेथड बताए थे और एक केमिकल सेपरेशन। 3 फिजिकल मेथड्स थे, हाइड्रोलिक वॉशिंग जिसका दूसरा नाम लेविगेशन ग्रेविटी सेपरेशन भी था, दूसरा था मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा था फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और फोर्थ था केमिकल सेपरेशन जो लीचिंग के अंदर आता है, लीचिंग के अंदर। उसके अंदर हमने 2 प्रोसेस पढ़े थे, एक बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस के अलावा हम हॉल्स प्रोसेस, सरफेक्स प्रोसेस भी कर चुके हैं, और लास्ट जो था मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, ये सब लीचिंग के अंडर था, जिसमें हाइड्रोमेटलर्जी भी थोड़ा सा मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ हाइड्रोमेटलर्जी, सही ना, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेंगे उसकी सॉल्ट से, और ज्यादा रिएक्टिव मेटल डाल के यूजिंग वाटर, यूजिंग वाटर एज सॉल्वेंट। तो ये इतना हो चुका है। नेक्स्ट जो है, अब तुम्हें जो करना है, अब ओर को कन्वर्ट करना है ऑक्साइड के अंदर, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ये पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। ओर से ऑक्साइड कैसे मिलेगा, तो ओर से ऑक्साइड मिलने के 2 तरीके हैं। ओर से ऑक्साइड मिलना है तो एक तरीका तो कौन सा है, कैल्सिनेशन, और दूसरा तरीका कौन सा है, रोस्टिंग। रोस्टिंग। हाँ ये 2 मेथड है, ये 2 मेथड खत्म करने हैं आज, सही ना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। फिर इसके अलावा हमें एलिंगम डायग्राम वगैरह स्टडी करना है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ये क्या है, इन दोनों में डिफरेंस आता है पेपर के अंदर ना, इन दोनों में डिफरेंस आता है, तो मेजर डिफरेंस जो होंगे वो नोट करेंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के अंदर। कैल्सी कुछ पॉइंट्स कॉमन भी होंगे, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन रोस्टिंग नोट करेंगे। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में हम ओर को हीट करते हैं, ओर को हीट करते हैं किसमें, एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर, या बहुत कम सप्लाई होगी एयर की, और बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ये लाइन याद याद रखनी।
कैल्सिनेशन में जब हम ओर को हीट करेंगे तो हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सही ना। और दूसरा ये मेनली होगा जो, वो होगा कार्बोनेट ओर्स के लिए। पहले तो लिख देना एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं बिलो मेल्टिंग पॉइंट, और इसके अंदर क्या होगा, एक्सेस ऑफ एयर में, प्रेजेंस ऑफ एयर में बिलो मेल्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर। ये मेनली किसके लिए है, कार्बोनेट ओर्स के लिए, कार्बोनेट ओर्स के लिए। इसके अलावा ये हाइड्रोक्साइड ओर्स के लिए, हाइड्रोक्साइड के लिए कम देखने को मिलेगा ये, और हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए जैसे Al2O3 डॉट एक्स मेनली जो तुम्हें दिखेगा वो कैल्सिनेशन कार्बोनेट, कैल्सिनेशन कार्बोनेट याद रखना, कार्बोनेट ओर्स के लिए। और ये जो है ये है सल्फाइड ओर्स के लिए। सल्फ इसकी एग्जांपल दूंगा ताकि और के नाम भी तुम्हें याद हो जाए। सल्फाइड ओर्स के लिए, क्लियर, दिस इज फॉर सल्फाइड ओर्स मेनली, सल्फाइड ओर्स के लिए। अब एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को हीट किया, कार्बोनेट हो रहा है, इसको गर्म किया एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर, तो क्या मिल जाएगा, CaO प्लस CO2। तो इसमें तुम्हें दिख रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, इसमें क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन। जो स्टेट यहाँ पे है कैल्शियम की +2, वही स्टेट यहाँ पे कैल्शियम की +2। तो इसे बोलते हैं स्टेट चेंज नहीं हो रही, गर्म करने पर टूट रहा है ये, इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। और CO2 गैस क्योंकि ओर में से बाहर निकल रही है, क्योंकि CO2 गैस ओर में से बाहर निकल रही है, इसलिए उसके अंदर छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, वो पोरस हो जाएगा, वो छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, दैट इज ओर विल बिकम पोरस। अब पोरस हो जाएगा, ऑक्साइड बन गया। अब इस ऑक्साइड के अंदर आसानी से रिड्यूसिंग एजेंट जा सकता है, क्यों, क्योंकि वो पोरस है, आसानी से रिड्यूसिंग एजेंट जा सकता है। सरफेस एरिया बढ़, पोरस होने का मतलब है सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, पोरस हो गया, ये आसानी से इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट जा सकता है और अपनी रिएक्शन कर सकता है, इसको रिड्यूस कर देगा मेटल को। दैट विल दैट इज इट विल बी easily it will be easy to work with the ore in subsequent stages, मतलब आगे आने वाली स्टेजेस जो हैं उनमें काम करना अब आसान हो जाएगा CO2 निकलने के बाद। क्या समझ आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं है, मैंने क्या बताया, ये थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, क्लियर, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। CaCO3 है, गर्म किया, CaO CO2 मिले। अर्शी तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अर्शी अर्शी तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। देखो CaCO3 है, इसको गर्म किया, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, उसमें पिन होल्स हो जाएंगे, छोटे छोटे होल्स होने का मतलब है और पोरस हो जाएगा। अब आगे हम रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपरली चला जाएगा इसके ओर के अंदर और वाला अपना काम पॉइंट आसानी से करेगा और सर। मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। सर अब है। हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो अर्शी। चलो, वी क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है थर्ड, ध्यान देंगे इधर, इसके अंदर, इसके अंदर जो ओर है वो होता है जैसे PbS, सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर है, इसमें मैंने डाला ऑक्सीजन क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है। हाँ अर्शी, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, PbS है, ऑक्सीजन डालेंगे तो ये भी PbO बनेगा, +SO2, +SO2। अब पहले तो ये ध्यान रखेंगे, ये थर्मल ऑक्सीडेशन है, गर्म तो इसमें भी कर रहे हैं, थर्मल ऑक्सीडेशन है। PbS है, S की स्टेट यहाँ -2 है, S की स्टेट यहाँ +4 हो गई, इसका मतलब ये थर्मल ऑक्सीडेशन है, वो थर्मल डिकम्पोजिशन था, ये थर्मल ऑक्सीडेशन है। क्लियर हुआ पॉइंट की नहीं है, क्लियर हो गया पॉइंट। यस सर। ध्यान रखना, CaCO3 को मैं दोबारा बोल रहा हूँ एक बार, CaCO3 को जब हमने गर्म किया, CaCO3 लाइमस्टोन है, इसको जब गर्म किया हमने, तो CO2 गैस एस्केप कर जाएगी, CO2 गैस एस्केप कर जाएगी, तो जो लाइमस्टोन है या कोई भी कार्बोनेट ओर है, इसके अंदर छोटे छोटे होल्स आ जाएंगे, क्योंकि गैस अंदर से बाहर निकल गई ना ये, तो होल्स होने की वजह से और हो जाएगा पोरस, इसे पोरस हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आगे वाला जो प्रोसेस है इसका वो क्या है, आगे वाली स्टेज क्या है, इसका रिडक्शन करना। तो अगर हम जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा इस ऑक्साइड के साथ और इसको रिड्यूस कर देगा। पोरस होने से ये फायदा होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। क्या क्लियर हो गया अर्शी।
देखो अब नेक्स्ट है, यहाँ पे एस की स्टेट -2 थी, एस की स्टेट -2 और एस की स्टेट यहाँ क्या है +4। तो ये थर्मल ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन। इसकी मैं भी और एग्जांपल लूंगा, इतना तुम्हें पता होना चाहिए जरूर। इसके अंदर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर इधर भी रिमूव हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर भी है ना कार्बन हाइड्रोजन वाला, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, मॉइस्चर रिमूव। सेम चीज यहाँ होगी, मॉइस्चर यहाँ पे भी रिमूव हो जाता है, ऑक्सी जो ऑर्गेनिक मैटर है इम्प्योर फॉर्म में, यानी जो गैंग पार्टिकल्स एक तरह से, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस प्रोसेस। और जो इम्प्योरिटीज है, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है, जैसे सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, क्योंकि मैंने इसके अंदर कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं डाला है या बहुत लिमिटेड अमाउंट में डाला है, तो सल्फर एज इट इज एस्केप कर जाएगा, आर्सेनिक एज एज इट इज एस्केप कर जाएगा, ऐसे ही एंटीमनी, ऐसे ही फॉस्फोरस। या तो ये अपने, और इस केस में क्या होगा, इस केस में क्योंकि मैंने एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन की है, एयर के प्रेजेंस में रोस्टिंग हुआ है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखना, तो इसलिए सल्फर जो है SO2 बन के उड़ेगा, आर्सेनिक AS2O5 या AS4O10 बन के एस्केप करेगा, Sb2O5 या Sb4O10, ऐसे ही ये P4O10। क्या क्लियर हो गया है? सर एक बार फिर से बताना, मतलब कैसे जाएगा? कैल्सिनेशन के अंदर अगर वोलेटाइल इंप्योरिटीज आ रही हैं जैसे सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, तो ये डायरेक्टली एस्केप कर जाएंगी गर्म करने ओके। से, डायरेक्टली एस्केप कर जाएंगी। और इसके अंदर अगर ये वाली इंप्योरिटीज आ रही हैं, सल्फर की इंप्योरिटी आई तो SO2 बन के उड़ जाएगी, आर्सेनिक की इंप्योरिटी आई तो AS2O5 या AS4O10 बन के, एंटीमनी की Sp2O5, फॉस्फोरस की P4O10। O2 डल रहा है ना इसमें, इन सब में O2 डल रहा है, इसलिए सही है। यस। हाँ, तो अब कैल्सिनेशन में एक्सटर्नल हीट ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है ना, तो ये प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक है। और इसके अंदर हीट रिलीज होती है ओवरऑल, तो ये एक्सोअर्जिक या एक्सोथर्मिक। क्या क्लियर हो गया? यस सर। ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं, कोई भी मिस नहीं करना है इसके अंदर, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। मेनली कुछ याद रहे ना रहे, तुम्हें ये याद रखना है, कैल्सिनेशन के अंदर एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं बिलो मेल्टिंग पॉइंट, इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं बिलो मेल्टिंग पॉइंट। ये कार्बोनेट ओर्स के लिए, ये सल्फाइड ओर्स के लिए, ये कार्बोनेट ओर्स के लिए, ये सल्फाइड ओर्स के लिए, ये बात जरूर याद रहनी चाहिए। अब मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ, आगे वाले पॉइंट ना आएंगे आगे भी, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो पॉइंट बताए हैं, और तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, एक बार सुन लेंगे, दो बता दिए मैंने, तीसरा था कार्बोनेट ओर के लिए, ये सल्फाइड ओर के लिए। क्योंकि कार्बोनेट ओर के अंदर जब गर्म करेंगे तो स्टेट कोई चेंज नहीं हुई है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, T.D लिखा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। और इसके अंदर एस की स्टेट -2 से +4 हो गई है, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा दोनों के अंदर। सल्फर की इंप्योरिटी है तो वोलेटाइल होती है, एज इट इज एस्केप कर जाएगी, और रोस्टिंग है तो ऑक्साइड बन के एस्केप करेगी। इसके अंदर प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक ओवरऑल, इसके अंदर प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक ओवरऑल। प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक ओवरऑल। तो ये पॉइंट्स इसके याद कर लेंगे। अब एग्जांपल, एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन आना है। जैसे अगर मैंने इसके अंदर एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ पहले कैल्सिनेशन की एग्जांपल। जैसे मैंने लिया कैलामाइन ओर, कैलामाइन लिया, गर्म किया, नाम याद करते रहना ना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ। रिएक्शन तो और हाँ, एक डिफरेंस और लिख सकते हैं कि कैल्सिनेशन में CO2 गैस रिलीज होगी, कैल्सिनेशन में CO2 गैस जनरली रिलीज होगी, और रोस्टिंग में कौन सी गैस रिलीज होगी? SO2। इम्प्योरिटी का ऑक्साइड। हाँ SO, हाँ उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ZnO सॉलिड और CO2 गैस। ये कैलामाइन और है, और के नाम याद कराने हैं, इससे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है सिडराइट और, FeCO3, पहले भी बताया हूँ मैंने, सिडराइट। तो इसमें भी FeO प्लस CO2। फिर डोलोमाइट ले लिया, CaCO3.MgCO3, तो CaO प्लस MgO प्लस 2CO2। गर्भ सिंगल बीच में अटेंडेंस ले लेना जरूर, कल से चेक करना कि कल बच्चे कौन कौन से एब्सेंट है। गर्भ, यस सर। सिडराइट बता दिया मैंने। और उसके बाद आ गया, जैसे सिडराइट ले लिया, मैग्नेसाइट ले लेते हैं, MgCO3, गर्म करेंगे मैग्नेसाइट, ये डोलोमाइट था। और के नाम ऐसे ही याद होंगे, मैं 3-4 बार यूज करूंगा चैप्टर के अंदर, तो तुम्हें याद हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा टफ होता है याद करना डायरेक्ट। और 3-4 बच्चों ने उस दिन याद कर लिए थे। MgO प्लस CO2 मिल जाएगा, मैग्नेसाइट।
सिरोसाइड क्या था, जल्दी बोलेंगे, सिरोसाइड किसी को याद हो तो? नहीं। सर पीबीसीओ3। पीबीसीओ3। हाँ सही है अर्जुन। पीबीसीओ3 था सिरोसाइड। तो पीबीओ प्लस CO2, पीबीओ प्लस CO2। नेक्स्ट आ गया। अच्छा मान लो अगर इन ओर को साफ करना है तो कौन सा तरीका लगाओगे? इन ओर्स को अगर कंसंट्रेट करना है तो तरीका क्या था? हाइड्रोलिक। हाँ बहुत अच्छे, नेविगेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन, कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर्स के लिए था। कुछ भी ना याद आए तो ये तो याद रखना था। और अगर सल्फाइड ओर्स को साफ करना है तो फ्रॉद। फ्रॉड। फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन। बस उसमें एक एक्सेप्शन क्या था, AG2S, याद है कि नहीं? ये उसको हम यस लीचिंग सर। से करते हैं। हाँ उसको लीचिंग से। फिर PbCO3 PbO प्लस CO2 दे देगा। और उसके अलावा अब जैसे ये ले सकते हैं हम Al2O3.2H2O, बॉक्साइड और गर्म किया तो Al2O3 प्लस 2H2O। मैंने कहा था ना तुम्हें कि हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए भी होता है ये। लिमोनाइट ले लिया, लिमोनाइट Fe2O3.3H2O, लिमोनाइट। Fe2O3 प्लस 3H2O, गर्म करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसके अलावा आ जाता है 8, मेलाचाइट ले लिया, CuCO3.CuO छोड़ ट्वाइस, तो CuO प्लस H2O प्लस CO2। एज्यूराइट होगा। मेलामाइन। हाँ एज्यूराइट में क्या फॉर्मूला आ जाएगा? एजुराइट में सर 2CuCO3 टू सीओ बस थ्री 2 लग। छोड़ दो। ये एज्यूराइट। हाँ एज्यूराइट ये है। तो देखो ये पढ़ाने का पर्पज ये भी है ना कि तुम्हें ये फॉर्मुले जो है इसके और उसके जो फॉर्मुले हैं वो याद हो जाए, क्योंकि 90% है और के फॉर्मुले से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट जो है मैं ले रहा सर हूँ सिक्स्थ जैसे वाले का एक बार हाइड्रोक्साइड। बताना। दोबारा बोला अर्जुन। सिक्स्थ वाले का नाम आपने लिखा नहीं है। हाँ ये बॉक्साइट ना। और तुम्हें याद होगा कौन सा एक ऐसा हो रहा है जो ऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रोक्साइड दोनों में काउंट होता है? सर बॉक्साइट हो गया काउंट। बॉक्साइड। बॉक्साइट तो AlOX OH3 - 2x, x 0 से बड़ा 1 से छोटा। तो ये मैंने एग्जांपल किसकी दी है? ये सारे एग्जांपल किसकी हैं? कैंडिडेट उसके सर कैलिनेशन। एलिनेशन। ये सारी एग्जांपल किसकी हैं? कैल्सिनेशन। है ना, ये सारी एग्जांपल किसकी हैं? कैल्सिनेशन। एक एक एग्जांपल याद करनी है क्योंकि और के नाम ऐसे ही याद होंगे। नेक्स्ट सर एक बार पीछे एग्जांपल वाला मैं दे पेज रहा हूँ कर दो रोस्टिंग प्लीज। की। सर एक बार पेज दिखा दो। एक मिनट दो बस, देख लो बस। ये सर ओके। हो गया। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल रोस्टिंग, रोस्टिंग की एग्जांपल। रोस्टिंग, रोस्टिंग में जैसे मैं ये 3 या 4 एग्जांपल है, सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे ZnS, ZnS में O2 डाला तो ZnO प्लस SO2, हीट तो करते ही हैं लेकिन ओवरऑल हीट रिलीज होती है। फिर Cu2S, कॉपर ग्लांस, जिंक ब्लेंड है या स्पेल हेराइट है ये, जिंक ब्लेंड है या स्पेल हेराइट। इसमें O2 डाला तो Cu2O प्लस SO2। ये कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, HGS सिनाबार, सिनाबार O2 डाला HGO प्लस SO2। तीसरा PBS प्लस O2 तो PBO प्लस SO2। ये है गैलिना। PBS क्या है? गैलिना। और एक होता है कॉपर पाइराइट्स, लिख देता हूँ मैं ये भी, CuFeS2, O2 डाला Cu2S प्लस FeS। हालांकि FeS जो है FeO में कन्वर्ट हो जाता है फास्ट क्योंकि उसका ऑक्साइड स्टेबल है। क्या नोट कर लिया ये कॉपर पाइराइट्स है लास्ट वाला। और FeS2 होता तो आयरन पाइराइट्स, FeS2 होगा तो आयरन पाइराइट्स। नोट कर लिया है? यस एक सर। मिनट सर लास्ट वाला। हो गया सर। अब ये ध्यान रखना, ये 3 इंपॉर्टेंट बॉल,
CuHgPb, CuHgPb, तीनों का सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन, तीनों का सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। Cu2s जो है, ये अगर हम उसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में पास करते हैं, Cu2s को लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में पास करते हैं तो Cu2O बनता है। Cu2s बच गया, Cu2O बन गया, दोनों आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और SO2 जो स्टेबल गैस है रिलीज हुआ, क्या बन जाता है? Cu प्लस SO2। इसे कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। अपने आप ही, कहीं से बाहर से किसी की कोई जरूरत नहीं है, खुद ही इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके कॉपर मेटल को बना दी, कॉपर प्लस SO2, इसे बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। ऐसे ही HgS सिनाबार, O2 डाला, HgO बना, HgS और O2, HgS और HgO, HgS बच गया, इन्हीं के साथ पॉसिबल है ऐसा, इन्हीं के साथ पॉसिबल है ऐसा, ध्यान का चीज का, क्योंकि जिंक तो ज्यादा एक्टिव है ना, जिंक ज्यादा एक्टिव है, तो ये नहीं कर पाता ऐसे, है ना, इस पे बच नहीं पाता है। O2 के साथ HgS प्लस HgO दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में और क्या हो जाएगा? Hg प्लस SO2, Hg प्लस SO2, मरकरी का प्रिपरेशन हो जाएगा। PbS बच गया, PbO बन गया, दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और बन जाएगा Pb प्लस SO2, Pb प्लस SO2, S2 माइनस यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, S2 माइनस। समझ गए कि नहीं? है इन तीनों, ये सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया? यस सर। ये इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 में से 9 बार कहूंगा मैं, इसका क्वेश्चन आएगा ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन किसका होता है, ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन किसका होता है? तो 3 है, CuHgPb। सर तो जैसे मतलब जैसे रिएक्शन होती है तो ये एकदम से अपने आप ही पूरा कर लेते हैं, मतलब हाँ रिएक्शन। अपने अब, हाँ बिल्कुल, लिमिटेड अमाउंट पे ऑक्सीजन पास करते हैं तो डायरेक्ट मेटल मिल जाता है। और पीबी तो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में मिल जाता है, पीबी ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में मिल जाता है। Hg स्लाइटली इम्प्योर होता है और जो कॉपर होता है वो इम्प्योर होता है, ये याद रखना। रिडक्शन में ना, रिडक्शन बाय, जैसे मैंने बोला रिडक्शन बाय कार्बन किसका होता है? रिडक्शन बाय कार्बन और CO, जब इससे रिडक्शन करते हैं ना तो इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग भी कहते हैं। रिडक्शन बाय कार्बन और CO, मोल्टन फॉर्म मेटल मिल जाता है इससे, मोल्टन फॉर्म मेटल। और जनरली ये किसके लिए होगा? जो बहुत रिएक्टिव मेटल्स नहीं है, टिन, जिंक, Cu हो गया, या फिर Fe हो गया, या Pb हो गया। ये एलिंगम डायग्राम में तुम्हें पता लगेगा। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं, इनकी ऑक्साइड्स का रिडक्शन कार्बन के थ्रू हो सकता है, लेकिन मेन रिडक्शन कार्बन के थ्रू नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कार्बन के थ्रू रिडक्शन करता हूँ, सपोज पीबीओ सॉलिड फॉर्म में और कार्बन कोयला जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड सॉलिड में इंटरेक्शन क्या होगी? कम होगी। सॉलिड सॉलिड में इंटरेक्शन कम होगी, हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसलिए मेन रिडक्शन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, क्योंकि पीबीओ सॉलिड फॉर्म में है और सीओ गैसियस फॉर्म में है, तो उतनी हीट नहीं देनी नहीं पड़ती है। पीबी प्लस सीओ। क्या समझ आया मैंने क्या बोला? क्लियर है? यस सर। ये था रिडक्शन बाय कार्बन। दूसरा रिडक्शन बाय अगर हाइड्रोजन की बात करें, बस एक दो और नोट करेंगे, तो कल एलिगम डायग्राम मैं तुम्हें बताऊंगा। रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, टंगस्टन की ऑक्साइड का, टंगस्टन की ऑक्साइड का, इसको लिख भी दो तुम, WO3 का, और जर्मनी वैसे GeO3, और मोलिब्डेनम की ऑक्साइड का, इन तीनों का हाइड्रोजन के थ्रू रिडक्शन होता है। इन तीनों का हाइड्रोजन के थ्रू, मोलिब्डेनम ऑक्साइड में हाइड्रोजन डाल दिया, 3H2 डलेगा, तो मोलिब्डेनम मिल जाएगा, साथ में 3H2, साथ में 3H2, सही ना, साथ में 3H2 मिल जाएगा। ऐसे ही GeO3 में कर सकते हैं, ऐसे ही WO3 टंगस्टन की ऑक्साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें इस हाइड्रोजन होता है। क्या रीजन होता है? क्योंकि एक तो हाइड्रोजन वाला मेथड जो है हाईली एक्सप्लोसिव होगा कि नहीं, एक्सपेंसिव भी होगा, और तीसरा टेम्परेचर हाई होता है, तो उस केस में हाइड्राइड्स बनने के चांसेस भी, हाइड्राइड्स बन जाएंगे।
हाइड्राइड्स विल बी फॉर्म्ड। तो इसलिए इसको एम्प्लॉय नहीं करते हाइड्रोजन वाले मेथड, सही ना, हाइड्रोजन वाले मेथड को कम एम्प्लॉय करते हैं। नोट कर लिया है? सर 2 मिनट। यस सर। एक एक और लिखेंगे, रिडक्शन बाय लिखते हैं इसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम, इसके थ्रू रिडक्शन होता है। इसके थ्रू रिडक्शन किसका हुआ, जैसे टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का, वेनेडियम ट्राइक्लोराइड का, या B2O3 का, इनका रिडक्शन कर सकते हैं हम बाय यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल्स, बाय यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल्स। और इसमें ज्यादातर जो पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है TiCl4 के लिए। TiCl4 में मैग्नीशियम डाला तो रिडक्शन होके मिलता है, और गैस यूज करते हैं हीलियम, इनर्ट गैसेज यूज करते हैं हीलियम, Ti मिल जाएगा प्लस MgCl2। क्वेश्चन आता है इसके अंदर, हमने हीलियम की जगह नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस है वो क्यों यूज नहीं की, ये क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर, नाइट्रोजन गैस क्यों नहीं यूज की, ये सबको पता आंसर इसका, नाइट्रोजन गैस क्यों यूज नहीं की। एनर्जी रिएक्ट कर जाएगा। हाँ बहुत अच्छे। Mg+N2, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, है ना, Mg+N2 क्या बना देगा, Mg3N2, Mg+N2 क्या बना देगा, Mg3N2, है ना, Mg+N2 क्या बना देगा, Mg3N2। बस उसका सेल्फ रिडक्शन में तुम्हें बता चुका हूँ, CuHg और Pb का होता है। सेल्फ रिडक्शन में तुम्हें बता चुका हूँ CuHg और Pb का होता है। यार आ गया कि नहीं? यस सेल्फ सर। रिडक्शन, हाँ ये हो चुका है, सेल्फ रिडक्शन हो चुका है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये याद कर लो जल्दी से। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किसका करेंगे, जो बहुत रिएक्टिव मेटल हो, जैसे लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोड्स लगाकर ग्रेफाइट के। ये मैं बताऊंगा अभी तुम्हें आगे, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अभी यहाँ तो याद कर लेना पूरा एज इट इज। और कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा एलिंगम डायग्राम, है ना, कल बहुत इंपॉर्टेंट है कल वो क्लास एलिंगम कब डायग्राम। होगी? कल की क्लास में थोड़ा सा डाउट है, तुम अपना होमवर्क करके रखना जरूर, थोड़ा सा डाउट है, वही 4 बजे के आसपास क्लास होगी। ठीक है सर।